है। तब क्या करेंगे हम, u का वर्ग sin 2 थीटा बराबर, मैं फार्मूला ला रहा हूँ ना, समझ में आ गया आगे के लिए। ठीक, ये क्या है, n लिख दिया मैं, दिया हुआ है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर, u स्क्वायर और नीचे भी क्या है, g है, g और g क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर क्या आया, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक है, इक्वल टू n साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गए, यहाँ पे क्या इतना आया 4 आया, यहाँ पे क्या आया बाई n आया, यहाँ पे आया साइन थीटा बटा कास थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 4/n। समझ में आ गया। अब ये कॉन्सेप्ट याद रखो, अब कुछ नहीं बनाना है, 4 गुना बोला तो यहाँ पे 4 कर दे, 5 गुना बोला है तो 5 कर दे। सर n कहाँ से, ये दिया प्रश्न में दिया है, 4 गुना लिखा है, मैं n गुना डाल दिया। प्रश्न दिया है ना, एक प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई का n गुना है, वहां पे 4 लिखा है, कितना गुना है, n गुना है, तो प्रक्षेपण कोण का मान क्या होगा, समझ में आ गया। तो ये हम n करके बना दिए तो अपने पास एक कॉन्सेप्ट आ गया, टेन थीटा इक्वल टू u बाई n। ठीक है ना, ये सरल लगा। अब ऊपर भूल जाओ, टेन थीटा इक्वल टू u बाई n कहाँ पे, याद रखना क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई में संबल। हो गया ना, तो वहाँ n के जगह हम 4 रख दे, n के जगह में 4/4 आ गया, ये कटा 1 आया, थीटा इक्वल टू 45, ये आ गया। हो गया, और इस बुक को देखे तो पगला जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन दिया है ना, अब क्या करना है मैं बताया ना, प्रश्न को पहचानना है। ऐसा प्रश्न अक्सर पूछता है क्षैतिज परास और ऊंचाई का संबंध का, तो अपने पास ये सूत्र को याद रखना है, टेन थीटा इक्वल टू 4/n। एक बार में डायरेक्ट इसको कोड बनाने से कैसे आया होगा पूरा, ऐसा लगता है नहीं आता समझ में। सर ये लास्ट का समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आया, वो क्या 1 थीटा इक्वल टू 45, 1 थीटा इक्वल टू नहीं, टेन थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू 45। समझ में आ गया, टेन थीटा इक्वल टू कितना आया, 1 आया, हाँ। और ये 1 किसका मान है, टेन 45 का, अच्छा है ना। हाँ सर, हाँ ठीक, समझ ही अच्छा। हो गया ना, आ गए सबको समझ में ना। तो फिर एक सूत्र बना ले, टेन थीटा इक्वल टू 4/n, u बाई n नहीं ना, 4/n। हो गया सबको क्लियर ना, जल्दी करो। ठीक, नीचे कौन से क्वेश्चन बोल रही थी ये, देखो, एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा E है, क्षैतिज से, जिसकी गतिज ऊर्जा E है, क्षैतिज से 45 अंश पर फेंकी जाती है, फेंकी जाती है।
इसकी उड़ान के दौरान उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा होगी। बिंदु पर गतिज ऊर्जा होगी। भाई यहाँ पे जितना लिखूंगा ना याद रखना, पुस्तक के कॉन्सेप्ट से बहुत 30% मिलेगा ना, इसलिए लिखना जरूरी है ना एक्स्ट्रा। हो गया पहला ऑप्शन शून्य, दूसरा E/2, तीसरा E/√2, चौथा E। E/√2 हो गया। शुरू करें। क्या करेंगे, इसको चित्र से समझोगे तो सरल लगेगा। ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है। कितने अंश का कोण बना के फेंका जा रहा है? 45 अंश का। प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसलिए इसको पूरा नीचे ला सकते हो। ऐसा ये अधिकतम बिंदु है ना। अब याद आ रहा है ना, 2 डायमेंशन में वेग के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होता है? Vx = u cos थीटा, याद आया? और Vy = क्या होता है? u sin थीटा। ठीक है, हो गया ना। और गतिज ऊर्जा E बराबर क्या होता है? ½ mv²। समझ में आ गया ना? E बराबर ½ mv², इज प्रोपोर्शनल टू v²। समझ में आ गया? अब क्या करोगे? कौन सा डायरेक्शन है? कौन सा डायरेक्शन है? क्षैतिज से। ये क्षैतिज के साथ भी 45 बना रहा है और ऊर्ध्वाधर के साथ भी 45 बना रहा है। लेकिन हम जब क्षैतिज का उपयोग करेंगे तो cos थीटा होगा, और ऊर्ध्वाधर शब्द आएगा तो sin थीटा होगा। समझ में आ गया ना? क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है वो cos थीटा है, ऊर्ध्वाधर के साथ जो कोण बनता है sin थीटा। तो एक शब्द चेंज होगा ना, क्षैतिज आएगा तो u cos थीटा हो जाएगा, और ऊर्ध्वाधर आएगा तो u sin थीटा हो जाएगा। हो गया ना? फिर क्या आया? E इज प्रोपोर्शनल टू v², है ना। अब अपन को लेना क्या है? केवल ये तो हो गए। किसको लेना है? cos थीटा को। कितना है? cos 45 आया। cos 45 का मान 1 नहीं, सॉरी 1/2 1/√2। cos 45 का मान 1/√2। ऑप्शन में 1/2 दिया है ना। ऑप्शन में क्या दिया है? E/√2 मिला ना। तो E का एक हाँ, रुकना थोड़ा सा, भी कमाए नहीं है ना, थोड़ा सा काम। हाँ, 10-15 मिनट बाद ले आना। यस चाय को छोड़ूंगा बोलता हूँ, वैसे आके पूछ लेते हैं ना। बीच में थोड़ा सा मंगाना कम कर दिया था ना। हो गया। क्या हुआ? 1/√2 का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू v²। समझ में आ गया? ये किसका मान है? ये v cos थीटा का मान है। तो cos² थीटा हो जाएगा कंपोनेंट से। तो क्या हो जाएगा? E cos थीटा E/2। समझ में आ गया सबको? इतना बताना पड़ा, इतना बताना। तो याद रखना, इज प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर। और इसको कहाँ पढ़ते हैं? तो कॉमन है ये। उस टाइम सालों क्या आए थे ना, तो E/√2 लिए थे, तो हाँ। इसीलिए मैं पूछी कि उसमें देखी ना, फिर मैं सालों नहीं, मैं समझ जाऊंगा बोल के ना, ज्यादा इतना सब डिटेल नहीं करता। समझ में आ गया ना? यस सर बोलते हो तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। समझ में आ गए तो आ गए, बोलते हो तो आगे बढ़ जाता हूँ, है ना। तो इसका E/2 कैसे कर दिए फिर? E/2 का है ना, यू ये गतिज ऊर्जा पूछा है ना। क्या पूछा है? गतिज ऊर्जा। तो u का वर्ग के स्थान पे E नहीं आएगा। अरे ये बराबर नहीं है। E बराबर ½ mv²। ½ m = क्या है? कांस्टेंट है। तो v² बराबर क्या हो गया? E नहीं हो गया। वही तो बोल रहे हैं। इसको वर्ग करोगे ना, ये
क्या करेगी, यू ऊपर को यू स्क्वायर काश स्क्वायर थीटा, जी तो यू स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखेगी, ई नहीं लिखोगी, हाँ। नहीं आ रहा है समझ आ रहा है में। सर, आ रहा है। नीचे फिर अंडर रूट कैसे नहीं और ये करेगा? काश का मान रहा है काश 45, काश 45 का 1/1 अंडर रूट 2, हाँ, और इसमें ठीक। क्या है, स्क्वायर है, हाँ हाँ, तो अंडर रूट 2 का 2 हो जाएगा। यस बहुत सरल है ना। सर, मतलब फिजिक्स को पढ़ने के लिए लगभग कितना टाइम देना पड़ेगा? 2 घंटा। 2 घंटा। सेल्फ स्टडी इसके लिए पूरा घुस जाओगे ना उसमें, तो टाइम को पता नहीं चलेगा। नहीं 2 घंटा तब लगेगा जब रोज पढ़ रहे हो उसको एक बार पलटोगे, हाँ ये तो हर कुछ नहीं लगेगा। मैं पहले से सूत्र दे चुका हूं, ये जितना पढ़ा रहे हैं ना समझ में, रोज एक बार पलटने का आदत डाल, समझ में आ गया। फिल्म का गाना तो रटते हो क्या, कोई फिल्म का गाना रटे, नहीं भगवान का आरती रटे, नहीं केवल एक बार जाने फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, केवल अब संख्या बढ़ाओ वहाँ पे, तो यहाँ पर भी संख्या बढ़ाना, पूरा गाना याद रहता है फिल्मों का सुना हुआ है पूरा, यहाँ से वहाँ तक ना कोई रटता है ना कोई पढ़ता है, केवल सुनता है और बीच बीच में उसको गुनगुनाता है साथ में, ये सब याद होता है। इसी मैं रोज बोल रहा हूँ, जहाँ से शुरू किए उसको रोज एक बार पलटो, केवल यहाँ पे दिखे ना, बम्बई घूम के आओगे ना तो एक बार जिसको देख के आओगे ना, जैसे ही पास में जाओगे फिर याद आ जाता है, ये बता रहा हूँ। यहाँ से बोलोगे नहीं बता पाऊंगा भैया, नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जैसे उतरे, हाँ यहाँ पे उतरे थे, यहाँ पे चाय पिए थे, वो सब शुरू हो जाता है, फिल्म टाइप का चलने लगता है ना। ये पढ़ने का क्रम है। एक प्रश्न दिया है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 6 मीटर लंबी, देखा तो ये लिखो, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 1 मीटर लंबी दूरी से बांधकर 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 1 मीटर लंबी दूरी से बांधकर ऊर्ध्वाधर तल में 4 मीटर प्रति सेकंड चाल से घुमाया जाता है। दूरी में तनाव 6 न्यूटन है। जब हाँ, डोरी में तनाव 6 न्यूटन है, जबकि पत्थर होगा वृत्त के उच्चतम बिंदु पर, पहला वृत्त के उच्चतम बिंदु पर, दूसरा न्यूनतम बिंदु पर, आधा नीचे, उपरोक्त में से कोई नहीं। हो गया। ठीक है, क्या होगा, मान लो एक डोरी से बांध के लटका दोगे, ऐसा लटका दिया गया, हो गया, तो इसमें बल कितने प्रकार से, इसका पथ कैसा है, वृत्तीय पथ है, ऐसा घूम रहा है,
ठीक है, तो इसका दो कंडीशन मिलेगा, या तो उच्चतम बिंदु पर कितना होगा, न्यूनतम बिंदु पर। उच्चतम बिंदु पर यदि टी का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो उच्चतम बिंदु पर है। समझ में आ गया। और यदि टी का मान कितना आ रहा है तो क्या करेंगे, एम जी, यहाँ पे दो बल कार्य कर रहे हैं जी। एक पिंड का भार है, भार क्या होगा, F बराबर एम जी हो गया। और दूसरा क्या है, अभी केंद्रीय बल, F बराबर एम वी का वर्ग बटा आर। एम जी का मान कितना आया, 1 गुणित 10 बराबर ये आया 10 न्यूटन आया। ये कितना आया, 1 गुणित पी 4 क्या है, 4 है, 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकंड, 4 का स्क्वायर। आर बराबर, आर का नहीं दिया, अच्छा 1 मीटर लंबी आर है, रेडियस बन जाएगा, रस्सी की लंबाई रेडियस बन जाएगा। ये है कितना, 4 चौक 16। समझ में आ गया। तो यहाँ पे सूत्र क्या होगा, समझ में आ गया, टी बराबर एफ माइनस क्या होगा, एम वी स्क्वायर बटा आर। समझ में आ गया। तब यह आंसर कितना आया, 16 माइनस 10 बराबर 6 न्यूटन। कंडीशन क्या है, कौन से कंडीशन में आएगा ये, उच्चतम बिंदु पर। कौन से बिंदु पर आएगा, उच्चतम बिंदु पर, ये यहाँ पे। समझ में आ गया। तब क्या होगा, उच्चतम बिंदु पर ना, कैसे आए, समझ में आ गया, ऊपर जाएगा। अभी केंद्रीय बल की दिशा कहाँ होगी, केंद्र की ओर। ये भार कहाँ पर लगाएगा, नीचे की ओर पर लगाएगा, है ना। इस स्थिति पर डोरी में तनाव का मान कितना होगा, 6 न्यूटन होगा, हुआ ना। फिर याद रखना ना, मान लो यही कहाँ होगा, न्यूनतम बिंदु पर होगा, तो न्यूनतम बिंदु पर यही 16 और 6 क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। ये 16 और 10 क्या हो जाएगा, जोड़ कर कितना हो जाएगा, 26 न्यूटन हो जाएगा। हो गया, ये पढ़ रहे थे, ठीक। हाँ, उच्चतम बिंदु के लिए कितना आ जाएगा, 6 न्यूटन। 6 न्यूटन होगा तो उच्चतम बिंदु पर होगा, और निम्नतम बिंदु पर होगा तो कितना बल लगेगा, 26 न्यूटन लगेगा। हाँ, जी का मान तो है, जी का मान। वहां पे हिंट कर लेना ना, दोनों को बनाने के बाद उच्चतम बिंदु पर आएगा 6 आएगा तो उच्चतम बिंदु पर, और 26 आएगा तो न्यूनतम बिंदु पर। क्लियर है ना, क्या क्लियर है। यहाँ पे रहेगा ना तो धागे में तनाव इसमें ज्यादा रहेगा, और यहाँ पे जाएगा तो धागा में तनाव का मान कम होते जाएगा। वो FB स्क्वायर बाई R माइनस F होगा क्या? क्या चीज, हाँ, ये प्लस एम ही का वर्ग बटे आर। नहीं, उसका तो 16 है और F का वैल्यू 16 है, तो क्या बोलते हैं, मान लीजिए तो आगे पीछे हो गया, प्लस माइनस। ये हाँ? नहीं, ये एफ है ना, एफ बराबर, वो तो अच्छा ठीक, एफ डेस, ठीक बोल रही है, माइनस एफ, हाँ। ठीक है ना, ऊपर गए तो। ठीक है, आ रहा है समझ में। पूछ सकते हो ना कैसे आया, उसमें पढ़ाया हूँ, उच्चतम बिंदु पर v = √g(r), न्यूनतम बिंदु पर v = √5g(r), भार भी बताया था मैं। उच्चतम बिंदु पर है ना, न्यूनतम बिंदु पर क्या होता है, 6 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाता है, 6 गुना बढ़ जाता है ना। ये सब खाता खोलोगे तो दिखेगा, खाता सही होगा ना। एक बार फिर बोल रहा हूँ, पलट दो तो एकदम ऐसा लगेगा कि हम बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा लगेगा। नहीं तो बिल्कुल आज जो पढ़ रहे हो ना, बस वही याद रहे। उसको उसके लिए अलग से टाइम ना, आधा घंटा अपने इसको पढ़ना है, ऐसा करो, चाहे समझ में आए या ना आए। हो गया ना, ठीक, बिता दे।
ये लिखता है पानी से भरी एक बोतल ऊर्ध्वाधर वृत्त में, देखो तो पानी से भरी एक बोतल ऊर्ध्वाधर वृत्त में जिसकी त्रिज्या 4 मीटर है घुमाई जाती है। जिसकी ऊर्जा ऊर्जा त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 4 मीटर है घुमाई जाती है। यदि बोतल से पानी नहीं गिरता तो उसके परिक्रमण काल होगा 1 सेकंड, 10 सेकंड, 8 सेकंड, 4 सेकंड। ये तो भाग गए। हाँ 4 सेकंड की। आ गया। नहीं बना, बनाओ ठीक से। हो गया, हो गया। क्या हुआ? देखो क्या दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या बस दिया है ना, है बराबर कितना, 4 मीटर है ना। हो गया। और जी का मान भी रख सकते हैं, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। अब अपन टाइम पीरियड दिया है, परिक्रमण काल ज्ञात करना है। अपने पास परिक्रमण काल के लिए सूत्र क्या है, 2 पाई बटा ओमेगा। ओमेगा का मान रखना है। तो पता है जब कोई पिंड कौन से गति करता है, वृत्ति गति करता है, तो वो वृत्ति गति के साथ साथ रेखीय गति करता है। मतलब दोनों में क्या होता है, संबंध होता है। क्या होता है, v बराबर आर ओमेगा। v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v बटे आर। समझ में आ गया, हो गया ना। ओमेगा बराबर क्या है, v बटा आर। ओमेगा का मान रखना 2 पाई अपन v बटे आर, आर बटा v हो जाएगा, है ना। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बटा टी।
और क्या शब्द दिया गया है यहाँ पे? उच्चतम बिंदु लिखा है ना। उच्चतम नहीं आया समझ में, देखते जाओ। हाँ, इक्वल टू अंडर रूट जी आ रहा है, यार ओमेगा आया, देखते जाओ ना, नहीं आएगा सर समझ। उच्चतम बिंदु कहाँ है? प्रश्न में नहीं आया। नहीं है। क्या लिखा है प्रश्न में? पढ़ेंगे। बोल। पानी से भरी एक बोतल ऊर्ध्वाधर वृत्त में जिसकी त्रिज्या 4 मीटर है घुमाई जाती है। यदि बोतल से पानी नहीं गिरता तो उसके परिक्रमण वही तो है रे हाँ? उच्चतम बिंदु। समझ में आ गया? पानी से बोतल से पानी नहीं गिर, नीचे रहेगा तो गिरेगा, बोतल से पानी ऐसे ऊपर जाएगा तब तो ऊपर जाएगा तब ना होगा वो। अरे कैसे करोगे? उच्चतम बिंदु पर बोतल से पानी नहीं गिरेगा। आ गया प्रश्न। पानी से भरी एक बोतल ऊर्ध्वाधर वृत्त में नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ गया? ये उर्दू 4 मीटर है, घुमाई हाँ, जाती है। सर, हाँ, सर, ठीक। चला कोई बात नहीं, हो गया। हाँ। अच्छा अब बनेगा प्रश्न को रखना बेटा ना। हाँ चलो नहीं बनेगा ठीक। P बराबर आर ओमेगा समझ में आया। T बराबर 2 पाई बटे ओमेगा क्लियर है, बताते जाओ। T बराबर 2 पाई बटे ओमेगा क्लियर है। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बटा टी, टी इक्वल टू 2 पाई बटा ओमेगा। हो गया ठीक है ना। P इक्वल टू आर ओमेगा क्लियर। उच्चतम बिंदु पर V इक्वल टू अंडर रूट जी आर। हो गया। अंडर रूट क्या होता है? जी आर। तब यहाँ पे क्या हुआ? अंडर रूट जी आर बराबर आर ओमेगा। कठिन लग रहा है? V इक्वल टू आर ओमेगा क्लियर है। क्या है ये? रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। V इक्वल टू आर ओमेगा हुआ। ये भी क्या है? उच्चतम बिंदु पर अधिकतम वेग। P बराबर अंडर रूट जी आर। दोनों का क्या किया गया? तुलना। अंडर रूट जी आर बराबर आर ओमेगा। ओमेगा बराबर अंडर रूट जी आर बटा आर बराबर अंडर रूट जी इंटू अंडर रूट आर बटा अंडर रूट आर इंटू अंडर रूट आर बराबर अंडर रूट जी बटा आर। हो गया। फिर टी बराबर 2 पाई, ओमेगा का मान रख दो, 1 बाई ओमेगा है, उल्टा हो जाएगा। क्या हुआ? अंडर रूट आर बटा जी। हो गया। अब कितना है? मान रखो। तो टी आर का मान कितना दिया है? आर बराबर 4 मीटर, जी बराबर कितना दिया है? 10 दिया है। समझ में आ गया? मान रख के देखो फिर कितना आया। पाई का मान 22/7 रखेंगे कि रख दे, इतना रखना। नहीं बनेगा तो मैं बना रहा हूँ फटाफट, लेट हो रहा है क्या? नहीं। हाँ, नहीं। नहीं जल्दी होगा तो जल्दी कर रहा हूँ ना। नहीं। ऊपर सब समझ में आया? हाँ सर। वृत्ति गति कर रहा हूँ, इसीलिए हम लोग वृत्ति गति नहीं, फिर वृत्ति गति नहीं, ऊर्ध्वाधर वृत्त, ऊर्ध्वाधर वृत्त ऐसा, क्षैतिज नहीं। क्योंकि ये V को अंडर जो जी आ रहा है ना, ये ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति का है। तभी वाला वेग लिए। हाँ तब ये वाला वेग लिए। पढ़े ना, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। उच्चतम बिंदु पर V को अंडर रूट जी आर, निम्नतम बिंदु पर अंडर रूट 5 जी आर। सर इसके बाद नहीं बन रहा है? ये वो वाला सूत्र। 4/10 अंडर रूट में है तो कैसे? हाँ ये 2 आया गुणित 3.14 हो गया ना। और ये कितना हुआ? 4/10 हाँ। हो गया। फिर आया 2 गुणित 3.14, ये आ गया कितना? 2 अंडर है ना, हाँ। 4 बटे है ना, 2/5। ये क्या कटा दिया रे? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अरे काट देंगे। नहीं कटेगा? कट जाएगा।
फिर उसका हो गया। हम्म, फिर 2 × 3.14 √2 = 1.41। सर 2/5 को भागते हैं तो वो आया है। 2/5 को भी भाग हाँ तो अंडर रूट क्यों नहीं लगा भाग वहाँ पर? वो तो अंडर रूट में अरे रहेगा। भाग नहीं दिया हूँ, पगले √2 का मान है 1.41। एक मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को, नहीं बताया हूँ। √2 = 1.41, √3 = 1.73। ठीक है सर। हो गया। हम्म, √5 का मान कितना है? 1.41। 2 पॉइंट। समझ में आ गया? सर तो 1.41 दो का है। एक बाहर नहीं हो रहा है ना, ये 10 कहाँ हो रहा है बाहर? इसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर नहीं हो पा रहा है ना? यहाँ पे और क्या क्या करेंगे? 2 × 5 ही करेंगे, है ना? हाँ गुरुजी नमस्कार। नमस्कार भाई, आवा आवा। गुड इवनिंग आगे रहेगा मन बस किताब बन जा कैसे सिर्फ 4 सेकंड आ रहे हैं। 4 सेकंड तो आएगा। हाँ, आ गया। हाँ ठीक ठीक। कैसे करी बताऊँ? हाँ समझ में आया ना। ये 10 ना लेकर 9.8। नहीं, के √10 का मान निकाल ली। हाँ 3.1 आया। कैलकुलेटर से उससे नहीं, मोबाइल। ये दे। हाँ ठीक है ठीक। फिर √4 का 2 कर दी और फिर 3.1 से वो 10 का मान कट गया। और इजी हो जाएगा। बनार ऊपर को ना कटा के और को क्या लिए हम? केवल 2 ले लिए। हाँ। समझ में आ गया? और बिल्कुल आसान लग रहा है। ये 3.14 है ना, ये आफ्टर ऑल क्या लिखा है? 10 है ना? तो इसको 9.8 लोगे ना तो ये भी उसका रूट निकालोगे तो 3.14 आएगा। 10 का निकाला। 3 दिया 9 जी, और ये 3.14 से 3.14 कैंसिल हो जाएगा। और बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, वो भी समझ में नहीं आया होगा तो 9.8 आया ना, ये दे, है ना? फिर क्या दिखाई दे? 3.14। 3 3 9, 9 से 9 कैंसिल लगभग है, क्या आ गया, है ना? तो बचेगा क्या? इसका 2 बचेगा और इसका 2। 2 × 2 = 4 सेकेंड। समझी? हाँ नहीं होगा तो फिर बता। समझ? हाँ जैसा ले ले दोनों चलेगा। R बराबर ये 4/9.8। अब देखते जा, 2 × 3.1 4 × 2 4 का, और 9.8 का मान लगभग 3.1 पूरी कटर, और ये आया 4 सेकेंड। ऐसा नहीं सवाल है। इसी को करने में तो पेज पर बैठने का फिर चला कितना वो घूम बस इतना ही था जी। एक वो उसको छोड़ो ना, आरपीएम वाले को। आरपीएम दिखा नहीं था। एक और है, एक मोटर की शक्ति वाला। हो गया क्या ऐसा? लिखो तो एक प्रश्न और। P0 शक्ति की, चलिए P0 शक्ति की मोटर को, हाँ शक्ति की मोटर को क्षैतिज नलिका से जल प्रदाय हेतु प्रयुक्त किया जाता है। हो गया? इस नलिका से
जल प्रवाह की दर n गुना बढ़ाने के लिए मोटर की शक्ति में हो गया P1 तक वृद्धि की जाती है। P1 बटा P0 होगा n/1 पहला, n/1 दूसरा, n²/1 तीसरा, n³/1 चौथा, n⁴/1। ठीक है, मिला नहीं? चलो पहला कंडीशन है ना, देखे ना, पहला शक्ति क्या है P0 है ना, तो P1 बराबर क्या हो गया P0 हो गया। क्यों ऐसा हुआ? P is proportional to X है ना, तब P1 बराबर पहला कंडीशन ना, शक्ति क्या दिया है P0। दूसरा कंडीशन में यही P0 का कितना गुना हो जाता है n गुना, तब क्या लिख दिया मैं nP0, इसको क्या डाल दिया मैं P2 डाला। समझ में आ गया ना, क्या डाल दिया मैं P। अब यहाँ पे आया P1 बटा P2, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर है ना, तो ये आया P2 बटा P1 ना। अब वहां पे क्या माना है समझ में आ गया होगा, ऊपर वाले को 1 माना है, नीचे वाले को 0 माना है। दूसरा को माना है ना P2, P1 दूसरा को क्या माना है P1 माना है, और पहले को क्या माना है P0 माना है। हम पहला दूसरा बोल रहे हैं, शायद इसमें n³/1 को लिया है सर, एक बार देखिए। नहीं देखना नहीं पड़ेगा, ये तो कॉन्सेप्ट है पूरा है ना। यही वाला है। मैं देख लेता हूँ, हालांकि कौन से क्वेश्चन है ये बोलना। P0 शक्ति की मोटर को तेरा क्रमांक बता, उसमें ना कौन सी इसको उसको लिख दिया करना, जो भी डालते हो ना उसमें मैंने कौन से चैप्टर का नाम लिखा करो हाँ सर। है ना। अब प्रश्न क्रमांक ना तो आसानी से मिलेगा। चौथा है इसका क्या पता बोलो? इसमें कहीं तो पढ़े थे सर, शक्ति का ही है। शक्ति का नहीं है, P0 शक्ति का अच्छा है। P0 शक्ति शक्ति चौथा है। चौथा। या फिर इंटीग्रेट किया होगा तब आएगा वो। n/1 तो आया, हाँ n/1। हालांकि समझ में नहीं आएगा क्या क्या लिखा है, नहीं आएगा बस। इसमें क्या क्या लिखा है समझ में नहीं आएगा ना। हाँ सर। बिल्कुल सरल कॉन्सेप्ट है ये। मैं बोल रही हूँ 75 इसका हेल्प नहीं मिलेगा, लेकिन इस 25% जो हेल्प मिलेगा उसे अपने दिमाग से सूत्र बनाओगे। नहीं समझ में, उसी का देखो। क्लियर है सबको ना? P = W/T, W का होता है mgh, बाकी सब छोड़ दिए क्योंकि प्रश्न में क्या दिया है, केवल क्षैतिज नली में बह रही है, तो उसी बस को बचा लिए, 1 से डाले। समझ में आ गए ना? अब यही 1 से बराबर क्या हो जाएगा P हो जाएगा है ना। पहला कंडीशन में P1 बराबर क्या है P0 है, दूसरे कंडीशन में P2 बराबर क्या हो जाएगा n गुना हो जाता है, तो क्या आया nP0 आ गया। समझ में आ गया, और समीकरण 2 से 1 का भाग दिया गया।
अब यहाँ पे P1 शुरू को बोले तो यहाँ पे P0 तो फिर बराबर करके लिख दिए। दूसरे को क्या माने हैं P1 तो P2 की स्थान पे P1 लिख दिए। तो ये आसान हो गया समझने में ना, हो गया। कहाँ तक देखे थे और संघट निपटा घूर्णी गति, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट तक हुआ था। संघट हो गया सर। पढ़े तो इसके पहले पीरियड दो पिंड आपस में टकराते हैं, नहीं पढ़े? एक बहुत सारे क्वेश्चन बताए, देखना मिलेगा। लड़की तक नहीं मैं पढ़ाया हूँ, मेरे को याद है। में नहीं आई थी। आई थी तो डिस्टर्ब थी, इधर उधर फोन कर रही होगी, है ना? पढ़े ना संघट, एक बंदूक, एक बम, नहीं दिखा रहे अभी तक? एक बम, एक बंदूक, सब तो दिखा होगा। एक पेन, एम द्रव्यमान का एक पेन, दो भागों में स्फोट होगा, समझ में आ गया? एक टुकड़ा उसका M/4, पाया नहीं पाई? पा गई ना? हो गए ना क्लियर? पूछ हम पाई ना? वो देख मिल गए हम लोगों को सब। देख कहाँ पे लिखे हुए हैं ना, सुनते जाओ। अब थोड़ा सा बेसिक, आज केवल घूर्णी गति को एक बार ऐसे मैं बोलते जा रहा हूँ ना, ठीक? सबको पता है घूर्णी गति और वृत्ति गति में अंतर क्या है। वृत्ति गति समझ में आ गया? वृत्ति गति में अक्ष का होना जरूरी नहीं है और घूर्णी गति में अक्ष का होना जरूरी है। घूर्णी गति वृत्ति गति होता है, लेकिन वृत्ति गति जरूरी नहीं है कोई वो घूर्णी गति हो। क्लियर है ना? जैसे होता है ना, कोई पिंड किसी अक्ष के परिध घूम रहा है तो घूर्णी गति है, तो पिंड घूर्णी गति करता है, लेकिन उनके कण वृत्ति गति करते हैं। जैसे समझ में आ गया ना? बताया ना, बैल है, बैल को खूंटे से बांध के घुमाया जा रहा है, तो 7 बैल मिलकर एक निकाय बन रहा है, तो निकाय बन गया ना, तो कौन सा गति कर रहा है? वो घूर्णी गति कर रहा है। लेकिन प्रत्येक बैल कौन सा गति कर रहा है? वृत्ति गति कर रहा है। समझ में आ गया? तो घूर्णी गति वृत्ति गति होते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है वृत्ति गति घूर्णी गति हो। एक सर्कल में एक लड़का दौड़ रहा है, एक सर्कल में एक लड़का दौड़ रहा है, कौन सी गति है वो? वृत्ति गति, बीच में अक्ष नहीं है। समझ में आ गया? एक छोटा छोटा, अभी इसके पहले पढ़ रहे थे हम वृत्ति गति, इसलिए मैं फिर बार ला रहा हूँ यहाँ पे ना, समझ में आ गया होगा। घूर्णी गति, घूर्णी गति में आता क्या है? द्रव्यमान केंद्र आता है। देखते हैं लट्टू वगैरह होगा, एक हम फटाखा फोड़ने का, टिकिया फोड़ने का उपयोग करते थे। ऐसा नोक में ऐसा दबाते थे और ऊपर फेंकते थे और ऐसा ही गिरता था। समझ में आ गया? फोड़ेगे नहीं फटाखा, नट वाला नहीं, ऐसा नोक वाला, ऐसा नोक वाला टिकिया को ऐसा लगाते थे, ऐसा ही इसमें नोक में दी और इसको क्या करते थे? ऐसा ऊपर फेंकते थे तो गिरता कैसे था? ऐसा ही गिरता था, क्योंकि इस बिंदु पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र टिका होता था। कहाँ पे? नोक में। समझ में आ गया? तो उड़ जाता था वो। तो ये द्रव्यमान केंद्र क्या है? जिस बिंदु पर किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान टिका होता है वो क्या कहलाता है? उसका द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। इसके लिए सूत्र होता है, क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास ना, क्या होता है? M1 R1 प्लस M2 R2 बटा M1 प्लस M2, है ना? समझ में आ गए? R लिख रहा हूं मतलब समझ में आ गए क्या होगा? ये RCM, R का उपयोग किया तो या तो 2 डायमेंशनल है ना, समझ में आ गया? देखना जब भी पोजीशन में जब R का उपयोग किया जाता है तो या तो 2 डायमेंशनल होगा या 3 डायमेंशनल होगा। समझ में हो गया? 1 डायमेंशनल में होता तो एक ही बार में लिख दिया जाता है क्या? XCM, क्या लिख दिया जाता है? YCM, XCM M1 X1 प्लस M2 X2 बटा M1 प्लस M2। तो ये भी पोजीशन है X डायमेंशन में।
और ये भी पोजीशन है कौन से डायमेंशन में, वाई में नहीं 2 डायमेंशन में। उंगली देखो यहाँ रखा हूं मैं, ये 2 डायमेंशन में पोजीशन है। समझ में आ गया। ये सामान्य सूत्र है जिसके बारे में केवल इतना ही अंतर है, बाकी पीसीएम पढ़ेंगे 2 डायमेंशन में सब पढ़ेंगे, उसमें अंतर नहीं आएगा। ये घूर्णी गति का छोटा सा एक सूत्र मैं बताया। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है हाँ, और पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना वृत्ति गति है, और पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना घूमने वाले गति। के साथ साथ वृत्ति गति भी है। तो ये घूर्णी गति वृत्ति गति होते हैं, और आवश्यक नहीं है कि वृत्ति गति घूर्णी गति। घूर्णी गति वृत्तीय गति है, लेकिन वृत्ति गति समझ में आ गया ना। माने घूर्णी गति वृत्ति गति भी है और घूर्णी गति भी है, लेकिन केवल वृत्ति गति केवल वृत्ति गति है ना, वो घूर्णी गति नहीं है। समझ में आ गए। एक छोटा सा सूत्र मैं दिया। इसी प्रकार क्या होता है, कोण होता है, कोणीय विस्थापन जो कहलाता है। देखते हैं जब हम कोणीय वेग अभी तक पढ़ रहे थे, तो कोणीय वेग जब पढ़ते थे तो क्या था, वो रेखीय गति, कौन सा गति था, वृत्तीय गति था। और एक ही बार में लिख देते थे कोणीय वेग बराबर कोण बटा समय। तो कोण बना के विस्थापन हो रहा है तो कोणीय विस्थापन है। और ये सब पता है, ज्यादा डिटेल नहीं बोलूंगा ना। मात्रक पता है, कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। कौन सी राशि है, ये विमाहीन राशि है ना। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। कोणीय वेग पढ़ डाले भाई, याद आ रहा है। कोणीय वेग बराबर कोण बटा समय। कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोण बटा समय, है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलते हैं, समझ में आ गए। कोणीय वेग बराबर कोण बटे समय, मात्रा क्या है, रेडियन है। विमी सूत्र करोगे तो कंपेयर करना पड़ेगा। कोण कौन सी राशि है, विमाहीन राशि है। तो बचा क्या, 1/t बचा, और 1/t को और क्या बोला जाता है, आवृत्ति। आवर्तकाल के विक्रम को आवृत्ति कहते हैं। तो क्या पता चला, कोणीय वेग और आवृत्ति दोनों की विमाएं क्या होती है, समान होती है, t का पावर -1। तो ये जो पाठ में छोटा छोटा आ रहा है उसको मैं बीच में लेते जा रहा हूँ ना। पाठ का काम क्या है, घूर्णी गति। क्लियर। तो ये हुआ कोणीय वेग, समझ में आ गया। मात्रा क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। विमी सूत्र तो दिख रहा है। कोणीय त्वरण क्या है, याद आया। रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध क्लियर है, ये बताया मैं। ठीक है, कोणीय त्वरण भी समझ में आ गया। कोणीय वेग परिवर्तन भी को कोणीय त्वरण कहते हैं, ये सब बता चुका हूँ। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, जहां पर जो भी आएगा यार, सब में आर का संबंध होगा। समझ में आ गया। जितना भी आएगा ना, रेखीय त्वरण, ये क्या है, रेखीय त्वरण, ओहो, कोणीय त्वरण अल्फा, रेखीय वेग और कोणीय वेग v बराबर आर ओमेगा। समझ में आ गया। सबका रिलेशन में किसका संबंध आएगा, आर का संबंध आएगा। रेखीय संवेग और कोणीय वेग में संबंध, पहला, दूसरा, तीसरा क्या होता है, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग P = RP। कोणीय संवेग L बराबर RP। समझ में आया। कोणीय संवेग और रेखीय संवेग में संबंध, जहां पर भी मिलेगा संबंध मिलेगा R से। बल और बल आघूर्ण, बल और बल आघूर्ण, टाई इक्वल टू RF, टाई इक्वल टू RF। समझ में आ गया। ठीक है। और इसी प्रकार जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में, जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण, I = mr², I = mr²। जड़त्व दिखाई दिया, यस सर, इनर्शिया जड़त्व दिखाई दिया, m में द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है। बाकी में सब दिख रहा है ना जी। यस सर, बल दिख रहा है, बल आघूर्ण दिख रहा है, रेखीय संवेग दिख रहा है, कोणीय संवेग दिख रहा है, रेखीय त्वरण, कोणीय त्वरण, रेखीय वेग, कोणीय वेग सब दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण नहीं दिख रहा है, जड़त्व नहीं दिख रहा है। तो पहचानना है, द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है। हो गया। ये छोटा छोटा संबंध न जाने कितने समय किसी सूत्र में घुसेगा।
समझ में आ गए। कोणीय त्वरण, रेखीय त्वरण, इस सब का मात्रा, विमीय सूत्र, ये छोटा छोटा क्या रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है। हो गया ना। टाउ वाला कोई बोलो साई बंटवारे हिंदी में बोलो। बल अघूर्ण, हाँ बल अघूर्ण, एक बल और क्रिया अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को बल अघूर्ण कहते हैं ना। अब ये सदिश नहीं लगाया ना, सदिश लगाऊंगा तो एक क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, है ना। चलो अब निपटाई दे रहा हूँ ना, क्या समझ में आ गया। बल अघूर्ण का सूत्र ना, और यही इसके स्थान पे क्या लिखते हैं हम, W लिखते हैं, W इक्वल टू एफ आर। ये डॉट प्रोडक्ट है, दोनों का सूत्र यही होता है। बल अघूर्ण भी बराबर बल गुणित दूरी होता है, कार्य बराबर भी बल गुणित दूरी होता है। समझ में आ गया। ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए कार्य अदिश राशि है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए बल अघूर्ण सदिश राशि है। ठीक है, इसलिए इसका जो सूत्र आता है ना, एफ आर cos थीटा आता है, और यहाँ पे जो सूत्र आता है ना, टा बराबर एफ आर साइन थीटा आता है। समझ में आ गया। पढ़े ना, दोनों का एक ही विमीय सूत्र, दोनों का एक ही मात्रक न्यूटन मीटर। समझ में आ गया। तो ये बल अघूर्ण और कार्य में है ना सूत्र बराबर, लेकिन एक अदिश राशि है और एक सदिश राशि है। हो गया। अब यहाँ पे ए आर में अंतर और क्या है, ये बल के कारण विस्थापन को बताता है, और यहाँ पे क्या बताता है, जहां से बल लगाया जाता है, क्रिया अक्ष से दूरी को बताता है, इसलिए बोला जाता है क्रिया अक्ष से लंबवत दूरी, इसलिए यहाँ पे आता है साइन थीटा। समझ में आ गया। फिर ऐसा लग रहा है कि भौतिक शुरू कर तो वैसे ये चैप्टर है सर, जरा तो आप होना वाला आगे है ना, सबको जोड़ते जा रहा हूँ मैं ना, जोड़ते जा रहा हूँ ना। समझ में आ गया। ये पढ़ रहे थे घूर्णन त्रिज्या I इक्वल टू एम के स्क्वायर, घूर्णन गतिज ऊर्जा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक, सब संबंध है ना। गतिज ऊर्जा का सूत्र पता है ना, गतिज ऊर्जा बराबर C बराबर हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। हो गया। B इक्वल टू R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, m R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है ना। कहाँ मिलेगा, ये दिख रहा है। फिर क्या दिखा, 1/2 m R स्क्वायर बराबर I ओमेगा स्क्वायर, यहाँ मिलेगा। अब जो गतिज ऊर्जा था वो I आया ना, ओमेगा आया ना, तब ये घूर्णी गतिज ऊर्जा हो गया। ये लास्ट वाला, लास्ट वाला जब तक हाफ एम स्क्वायर है तब ये काइनेटिक गतिज ऊर्जा है, केवल गतिज ऊर्जा है। और ये क्या हो गया, आई ओमेगा स्क्वायर आया, तब ये कौन सी ऊर्जा हो गया, घूर्णी गतिज ऊर्जा। सेकंड इसमें कितना है बैंक रिसिप्ट मतलब ये तो चाय ला तो बना, हाँ जल्दी लेके आओ। उसके बाद वन मिनट, लेट मी चेक। लड़ झगड़ के लाइए घर से। मैं नहीं लड़ती पापा, ये पैसा सिर्फ ना गुरु जी पढ़ाते थे कर वजह से। ले चल, थोड़ा सा चाय पिला दे ना। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना। तो ये जितना भी हम फार्मूला पढ़ेंगे ना आफ्टर रोजाना, इसी से आएगा, रेखीय गति से ही आएगा। जो भी फार्मूला आने वाला है और भी आएगा, वो सब फार्मूला कहाँ से आएगा, समझ में आ गए, इसी से आएगा। आई ओमेगा स्क्वायर और करेंगे तो और बढ़ता जाएगा ये। ठीक है। तो ये पढ़ रहे थे छोटा छोटा एक कॉन्सेप्ट, जहाँ पे गणित आएगा तो अचानक किसी भी गणित में अचानक ये घुस जाएगा। ठीक है, हो गया। वो सेकंड किसका है सर? कौन से सेकंड, आर स्क्वायर ओमेगा ये सब लिख दिया हूँ यहाँ पे। P इक्वल टू ये देख आर ओमेगा, रेखीय गतिज, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। समझ में आ गया। ये क्या है, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग में संबंध।
बल और बल आघूर्ण में संबंध, जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में संबंध, ये जितना सूत्र लिखा हूं सब संबंध है। पहचाने ना? पहला क्या है बोलो, चलो बोलो, पहला क्या है? रेखी वेग और कोणीय वेग। दूसरा रेखी त्वरण और कोणीय त्वरण। तीसरा अल्फा कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, अल्फा कोणीय त्वरण से है ना। रेखी संवेग और कोणीय संवेग, बल और बल आघूर्ण, जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में, है ना। किसमें किसमें कोणीय संवेग और रेखी संवेग। हो गया ना। डायरेक्ट तो सूत्र बताते हैं ना प्रपोर्शनल टू करके, ये जब पता रहेगा तभी बनेगा। टाइम हो गया क्या? हो गया, क्लियर है ना। फिर इसको काट बोल। आप पिछले क्लास पढ़ाए थे उसमें से एक आध समझ नहीं आ रहा है। डाल दे, काहे नहीं डाले, मोबाइल पे डाल दे क्वेश्चन है ना? उसमें क्या टाइम बच जाता है। अब बहुत ज्यादा डालना भी नहीं है ना, डाले से बोले कि सब लोग इसमें प्रॉब्लम, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, क्लास यहाँ पे ब्रेक लग जाता है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। टाइम रहेगा तो बाद में फिर करेंगे। हाँ उसको कर लेंगे, ऐसा टाइप का है। देखते हो ना यहाँ पे 8 बजे तक तो ही चला है, 4-5 क्वेश्चन है ना, तो उसमें क्या है ब्रेक लगता है। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम का है, आगे नहीं बढ़ पाया है ना। तो जहाँ पे विशेष है, मैं तो ही बताया ना, ग्रुप में डाल के सिर्फ मेरे लिए मत छोड़ा करो, जिससे जो बनता है वो बना के डाल दिया करो। सर अल्फा का क्या बोलेगा? कोणीय त्वरण, और ये रेखी त्वरण। सर जी ये टाउ वाला बल आघूर्ण और बल, बल और बल आघूर्ण, हो गया। हाँ ठीक है ना। अब मान लो इसी को मैं फिर काट के निकाल लिया, एल बराबर आरपी को, समझ में आ गए। एल बराबर आरपी को निकाल दिया, आरपी तो क्या बढ़ते गया, पी बराबर, फिर क्या बढ़ा आर एम वी बराबर, फिर क्या बढ़ा एम आर स्क्वायर, फिर क्या आया एल इक्वल टू आई। समझ में आ गया ना। ये अपने आप बढ़ना चाहिए, तो मैं भी लिख दिया एल बराबर आई ओमेगा, इससे संबंध हो गया। फिर क्या समझ में आया, एल बराबर आई ओमेगा आया ना। फिर क्या आया समझ में, घूर्णी गतिज ऊर्जा के ई बराबर 1/2 हो गया। फिर क्या हुआ, आई ओमेगा, सर ऊपर तो है, और तो देख पगली, आई ओमेगा इंटू ओमेगा, आई ओमेगा इंटू ओमेगा, तो एच नहीं हो गया, ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो इंटू 1/2 आई ओमेगा इक्वल टू एन ओमेगा। हाँ हो गया। अब इससे जो भी निकालना है, इसे एल निकालना है, तो ये पुस्तक में रिलेशन बिटवीन मिलेगा, घूर्णी गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग, समझ में आ गया, कोणीय वेग और कोणीय संवेग में संबंध। तब यहाँ पे एल बराबर आएगा 2 इंटू के ई बटा ओमेगा। 11th के बुक में एक सूत्र मिलेगा है ना, एल बराबर 2 इंटू के ई, जो शब्दों में लिखोगे तो कोणीय संवेग बराबर 2 इंटू घूर्णी गतिज ऊर्जा। अब यहाँ पे ओमेगा दिख रहा है ना, तो केवल गतिज ऊर्जा मत लिखना, घूर्णी गतिज ऊर्जा। जब v दिखे तब गतिज ऊर्जा, जब v दिखे तब गतिज ऊर्जा, जब ओमेगा दिखे मतलब कोणीय वेग, तब ये घूर्णी गतिज ऊर्जा। हो गया, L इक्वल टू 2 इंटू के ई बटा ओमेगा, ये घूर्णी गतिज ऊर्जा। इतना ही से गणित पहले हल, कौन सा वहाँ पर ओमेगा
वो दे दो। ये दे, ये दे दे, ये बराबर आई होने। अच्छा 6 नंबर लिखी। हाँ, और ये कहाँ से आया? तो यहाँ से आया। कहाँ से आया? तीसरा से। तीसरा से क्या आया? छठवा आया। तीसरा से आया छठवा, है? तो ये इतना से गणित पहले पढ़ूंगा मैं, 2 ट्रिप में बांट रहा हूँ इसको, समझ में आ गया? इतना रिलेशन से पहले गणित पढ़ेंगे, उसके बाद एक पीरियड और से इससे और जो संबंधित जो क्या कहलाता है लंब अक्ष का प्रमेय, समझ, योग का प्रमेय, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, है ना, उसको भी लिख ही डालो। सर बोल जी। वो थर्ड वाला में m r स्क्वायर इंटू ओमेगा नहीं कर सकते? r दो ठो है देखो। कहाँ गए रे? नीचे लाइन। हाँ हाँ। ठीक ठीक सर, हो गया। हो गए ना। हाँ। लंब अक्ष का प्रमेय बराबर क्या होता है? आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। हाँ, तो यही तो बात लिख तो रहा हूँ, ये इसी को तो लिख बोल रहा हूँ, लंब अक्ष का प्रमेय। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है? ये आई एक्स आई वाई क्या है? एक्स डायरेक्शन का जड़त्वाघूर्ण है। ये आई वाई क्या है? आई आई तो पहचान डाली ना, आई क्या है? जड़त्वाघूर्ण नहीं पहचाने। एक्स डायरेक्शन में जड़त्वाघूर्ण है, वाई वाई डायरेक्शन में जड़त्वाघूर्ण आई वाई, और जेड डायरेक्शन में जड़त्वाघूर्ण आई जेड। आई एक्स आई वाई को क्या बोलते हैं? किसी समतल अक्ष के लंबवत अक्ष के परित जड़त्वाघूर्ण। आई जेड क्या है? समतल के लंबवत अक्ष कहलाता है, जो जेड डायरेक्शन है। और आई एक्स और आई क्या है? ये जेड अक्ष के परस्पर लंबवत अक्ष कहलाता है। नहीं दिखाई दिया है? एक्स और वाई क्या दिखाई दिया? परस्पर एक दूसरे के लंबवत। समझ में आता है ना? इसको बेस मानोगे तो ये 90 अंश का बन जाएगा, इसको बेस मानोगे तो ये 90 अंश का बन जाएगा। ये मतलब ये परस्पर लंबवत अक्ष कहलाता है। और इसके लंबवत अक्ष कौन सा अक्ष है? जेड अक्ष है। का जड़त्वाघूर्ण आई जेड, उसके लंबवत स्थित अक्षों, मतलब जेड अक्ष के लंबवत स्थित 2 अक्ष है, तो अक्ष ना बोलकर क्या बोला जा रहा है? अक्षों बोला जा रहा है ना, के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। हो गया? हाँ, कोड लिखो ना, इस कोड हो गया ना, जहां करके लिखना आई एक्स इक्वल टू एक्स अक्ष के परित जड़त्वाघूर्ण, है ना, आई वाई इक्वल टू मतलब वाई अक्ष के परित जड़त्वाघूर्ण, और जेड मतलब जेड अक्ष के परित जड़त्वाघूर्ण। ठीक, हो गया ना। योग का प्रमेय बहुत सरल है। योग का प्रमेय अब लिखा रहा हूं ना, आई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई 1 प्लस आई 2 प्लस आई 3। क्लियर है ना? योग का प्रमेय कहलाता है, ये कहलाता है योग का प्रमेय। हाँ जी, जहर नहीं, मैं कहा आजकल थोड़ा सा कम नहीं किया, पूछते हैं ना। 4 बार हो जाता है मेरा एक दिन में। हाँ, मैं बहुत कम पीता हूँ ना, तो 7-8 बार पीता हूँ। 4 बार होता है। मैं नहीं पीती, आदत नहीं है। चलो ठीक है। समांतर अक्ष का प्रमेय, समांतर अक्ष का प्रमेय, आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। इसको इसका थोड़ा सा चित्र बना दिया ना, ए बी सी डी, ये ठीक। और डाल है ना, अब कोई पॉइंट है बिंदु? हो गया? देखो यहाँ पे
ICM क्या है? सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र के परिध जड़त्व गुण। ये क्या किसी पिंड का जड़त्व गुण? घूर्णी अक्ष के परिध किसी पिंड का जड़त्व गुण पहचान रहे? देखो जहां I बराबर देख रही, जहां I बराबर घूर्णी अक्ष के परिध जड़त्व गुण लिख डाले। I बराबर घूर्णी जड़त्व के अक्ष के परिध हो गया, इसका पिंड का ना जड़त्व गुण हो गया। समझ में आ गया? ICM मतलब समझ में, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र के परिध जड़त्व गुण, केंद्र के परिध जड़त्व आघूर्ण एम क्या है? पिंड का द्रव्यमान, ए क्या है? दोनों अक्ष के बीच की दूरी। समांतर अक्ष दिखाई दे रहा है, बी व सी डी दो समांतर अक्ष जो एक दूसरे के बीच की क्या है? दूरी है। क्लियर? इतना से संबंधित गणित कल पढ़ेंगे। ठीक, जी सर। बोले इसको बोलो। हाँ। किसी पिंड का घूर्णी अक्ष के परिध जड़त्व गुण, क्लियर, उसके द्रव्यमान केंद्र के परिध जड़त्व गुण तथा पिंड का द्रव्यमान व दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इधर से जाना है, उधर से आना है। हो गया, कल मिलेंगे फिर ना। जी सर। ऐसे नहीं बोला मिलकर तो कैसे फिर बोल दिया अंजलि